सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं पाठ 3 सेनापति, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से लिया गया है और इसमें हमने लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर कर लिए थे। आज हम निबंधात्मक प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा निबंधात्मक प्रश्न 10 है, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है। ऋतु वर्णन पढ़ा है हमने सेनापति का, और ये इतना अनूठा क्यों है, इतना अनोखा क्यों है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऋतु वर्णन जब हमने पढ़ा उस समय आपने इसकी विशेषताएं पढ़ ली, और जितना हमने इनके कवित्व में पढ़ा है, इनकी कविताओं में पढ़ा है, चाहे वो वर्षा ऋतु का वर्णन है, वसंत ऋतु का वर्णन है, चाहे वो शीत ऋतु का वर्णन है, या फिर वर्षा और ग्रीष्म ऋतु का एक साथ वर्णन किया गया है श्लेष अलंकार के चमत्कार के साथ में। ऋतु वर्णन में उन्होंने मानवीकरण अलंकार का चमत्कारिक ढंग से प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सच में यदि हम गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि बहुत सारे कवियों ने ऋतु वर्णन किया है, परंतु सेनापति ने जिस तरीके से ऋतुओं का वर्णन किया है, जिस प्रकार से कविता में उन्हें प्रस्तुत किया है, जैसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया है, सच में वह उन्हें अन्य कवियों से अलग करता है। सेनापति की विशेषता रही है कि कभी भी उन्होंने किसी अन्य कवि का अनुसरण नहीं किया और एक अलग ही तरीके में उन्होंने ऋतु वर्णन को नए रूप में उन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम उनके ऋतु वर्णन के बारे में उत्तर लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 का मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। प्रश्न आप बुक में से देख लेंगे, और मैंने पढ़कर भी सुना दिया है कि सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत ये प्रश्न संख्या है 10। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। देखिए, सेनापति रीति काल के महान एवं भाव प्रवण, रीतिकाल के भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में मौलिकता मतलब वास्तविकता, मौलिकता की झलक मिलती है। उन्होंने किसी कवि का
अनुसरण नहीं किया। सेनापति, रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनकी रचनाओं में इनकी रचनाओं में छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, के शब्द शक्ति के उदाहरण मिलते हैं। फिर देखिए, रीतिकाल के निबंधात्मक प्रश्न है, इसलिए ये बड़ा ही होगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की हैं। श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की हैं, परंतु सेनापति ने विस्तार से प्रकृति वर्णन किया है।
कवि ने आलंबन प्रधान प्रकृति का वर्णन किया है। ये यहाँ तक एक बार आप पूरा देख लीजिए कि सेनापति रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में मौलिकता की झलक मिलती है। मौलिकता मतलब वास्तविकता, सच्चाई, ठीक है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। सेनापति रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनकी रचनाओं में छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति के उदाहरण मिलते हैं। मतलब कि क्योंकि ये रीतिबद्ध कवि थे। देखिए रीतिकाल में भी तीन प्रकार के कवि हुए हैं, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। तो उनमें से जो कवि सेनापति हैं, सेनापति किस में आते हैं? सेनापति रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। रीतिबद्ध श्रेणी के जो कवि हैं उन्होंने हमेशा जो कविताओं को लिखने के लिए जिन बातों का विशेष रूप से, जिन नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए उनका अनुसरण किया है। तो उसी श्रेणी में सेनापति ने भी अपनी कविताओं में, जैसे कविताएं रचने के लिए, लिखने के लिए जिन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है उसमें छंद हैं, अलंकार हैं, या फिर जो गुण हैं, काव्य गुण हैं, ठीक है। जैसे 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं ना, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है। तो ये जो 3 गुण हैं कविताओं में होने चाहिए। शब्द शक्ति आदि की परंपरा जो है, तो इनका उदाहरण जरूर हमें इनकी कविताओं में मिलता है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की है। रीतिकाल में जो भी कवि हुए हैं उन्होंने अधिकतर श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की हैं, परंतु जो सेनापति हैं, सेनापति ने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं तो की, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने क्या किया है? सेनापति ने विस्तार से प्रकृति वर्णन किया है। कवि ने आलंबन प्रधान प्रकृति का वर्णन किया है। देखिए उद्दीपन और आलंबन 2 रूप होते हैं प्रकृति के, ठीक है। तो उसमें जो सेनापति है, सेनापति ने उद्दीपन रूप को न अपनाते हुए, मतलब उद्दीपन रूप में जो भावनाएं होती हैं वे उद्दीप्त होती हैं, ठीक है। उद्दीपन रूप को न अपना करके आलंबन रूप का, मतलब ये जो प्रकृति है, प्रकृति का सहारा लिया गया है। आलंबन रूप का वर्णन इन्होंने अपनी प्रकृति में किया है। फिर देखिए इससे आगे थोड़ा सा और है आंसर, जो मैं अब इसे यहाँ से रब कर रही हूँ और ऊपर से लिख रही हूँ, ठीक है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इससे आगे मैं कंटिन्यू ऊपर लिखूँगी। फिर देखिए इससे आगे कंटिन्यू। यहाँ प्रस्तुत कवित्व या कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। नमूना है मतलब उदाहरण है। इसमें पूरी निपुणता से
ऋतु के उपादानों और उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। कवि ने पाठ में या कवि ने ऋतु वर्णन में, ठीक है, कवि ने ऋतु वर्णन में चार ऋतुओं कौन कौन सी? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा व शीत का वर्णन किया है। इन सभी ऋतुओं का कवि ने विविधतापूर्ण वर्णन किया है। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे, मतलब श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे माहिर थे। कवि ने वसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। फिर देखिए
उन्होंने श्लेष अलंकार के प्रयोग से एक ही पद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का अनोखा वर्णन किया है। शीत ऋतु का सेनापति के रूप में शीत ऋतु का सेनापति के रूप में सुंदर मानवीकरण किया है। सुंदर मानवीकरण किया है। देखिए यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इसमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों और उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। कवि ने ऋतु वर्णन में 4 ऋतुओं कौन कौन सी, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा व शीत का वर्णन किया है। इन सभी ऋतुओं का कवि ने विविधतापूर्ण वर्णन किया है। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। कवि ने वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। उन्होंने श्लेष अलंकार के प्रयोग से एक ही पद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का अनोखा वर्णन किया है। शीत ऋतु का सेनापति के रूप में सुंदर मानवीकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए विविधतापूर्ण चित्रण किया है। बस लास्ट लाइन जो हम इसके एंड में लिख रहे हैं, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। लास्ट लाइन इसमें यही लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा है। इसकी लास्ट लाइन में आपको लिख देना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको बोल के ही बता रही हूँ। क्वेश्चन में से ये कि अंत में आपको लिख देना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेनापति का ऋतु वर्णन साहित्य में सेनापति का ऋतु वर्णन अनूठा है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपका पूरा होता है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 11 है, पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। शीत ऋतु का पूछा गया है तो आपका ये जो अंतिम पद है इसी में से इसका उत्तर है। तो ये जो प्रश्न संख्या 11 है या जो शेष प्रश्न है 11 और 12, इन प्रश्नों को हम भाग 2 के वीडियो में पूरा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।